इस दफा हमारा ट्रिप पे ना खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और स्कर्दू से फैसलाबाद पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले आप ही छोटा सा रिकैप देख ले। हम लोगों ने हमारा ट्रैवल फैसलाबाद से 28 जून की रात को शुरू किया था और 29 जून की रात को जाके हमने हमारा पहला स्टे अस्तौर में लिया था। अगले दिन हम लोग अस्तौर से उठ के गए थे मिनीमक डोमेल के लिए और डोमेल से वापसी आके हमने अपना स्टे किया था चिलम चौकी। फिर डे 3 पे हम लोग चिलम चौकी से उठ के आगे गए थे देवसाई से होते हुए स्कर्दू और डे 4 पे हम लोगों ने स्कर्दू को एक्सप्लोर किया था। डे 5 पे हमारे साथ क्या हुआ है वो मैं अगेन डिस्कस नहीं करूंगा, तो उसके लिए आप पिछली वीडियो जाके देख ले। बाकी अब शुरू करते हैं हमारा 6वां दिन जो कि काफी क्रेजी होने वाला है। हमारा ओरिजिनली प्लान तो ये था कि हम यहाँ से एक थोड़े एरिया के तरफ निकलेंगे और मैं आपको वो एरिया दिखाऊंगा, लेकिन कल जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ ना उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा कहीं और जाने का। तो सोचा कि बेहतर ये वापस फैसलाबाद चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:19, तो देखते कितना से ज्यादा पुश कर सकते हैं आज के दिन में। स्कर्दू से फैसलाबाद हमारे घर तक जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 1000 किलोमीटर बन जाता है और जब हम फैसलाबाद से डायरेक्ट स्कर्दू आते हैं तो हमें तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं स्कर्दू पहुंचते हुए। लेकिन ये स्कर्दू से निकल के पहले आपने जगलोट जाना होता है, तो स्कर्दू से जगलोट का ट्रैवल डिस्टेंस 170 किलोमीटर है। ये 170 किलोमीटर ही बहुत अच्छा है, एसफाल्ट रोड बना हुआ है, लेकिन इसमें 3 से 4 पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी बचानी पड़ती है। वो पैचेस इतने बुरे नहीं है, सिर्फ रोड टूटी हुई है तो वहाँ पे आके ना थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। जिसमें शुरू के जो 3 पैचेस है वो स्कर्दू से निकलती 40-50 किलोमीटर के अंदर आ जाते हैं और जो आखिरी पैच है वो स्कर्दू से तकरीबन निकल के 100 किलोमीटर बाद आ जाए, जो थोड़ा सा लंबा पैच है। लेकिन ये इतना इशू यहाँ भी नहीं है, हर किस्म की गाड़ी पे आप यहाँ से आ जा सकते हैं। सिर्फ ये कि इस रास्ते पे ना बारिश में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि बारिश में ना ये रास्ता मशहूर है अपनी लैंडस्लाइडिंग की वजह से। एक चीज और कि जब आपने स्कर्दू से निकलना तो पेट्रोल स्कर्दू से अच्छी तरह फुल करा लेगा, क्योंकि स्कर्दू के बाद जब आप स्कर्दू से निकल जाते हैं तो तकरीबन 100 किलोमीटर बाद जाके आपको पेट्रोल पंप मिलता है सस्सी के पास। तो ये कि अच्छा होता है अगर आपने स्कर्दू से टैंक फुल कराया हो ना तो बीच में फिर आपको इशू नहीं बनेगा। बाकी है कि स्कर्दू से जगलोट तक तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं और हमने फ्यूल अप जो था वो जगलोट आके लिया था। गर्मी बहुत ज्यादा है तो हमने सोचा कि अभी पीछे वाला सारा सफर हम एसी चला के करना पड़ा है और आगे वाला सफर जो है वो आगे गर्मी इससे ज्यादा होती है तो वो भी एसी के साथ होगा। तो हम जिम्मे को यहाँ पर अच्छी तरह ठंडा करके तो फिर अपना सफर आगे शुरू करते हैं नारायण के लिए। जगलोट से नारायण का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर है और गूगल आंटी की माने तो वो तो आपको 4 घंटे में भेज रही होती है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। जगलोट से निकल के रायकोट ब्रिज तक जो रोड है ना वो बड़ा बेहतरीन एसफाल्ट रोड है। रायकोट ब्रिज जैसे ही आप मुड़ के तो आगे चलास के सीधे होते तो ये ततापानी का सेक्शन आता है और ये सबसे गंदा है इस पूरे सफर में। आपको सबसे ज्यादा गाड़ी यहाँ बचानी पड़ती है क्योंकि ततापानी वाला सेक्शन जो है ये रोड टूटी हुई है और इस पे पोर्ट होल्स भी हैं और इस पे ओवरटेकिंग के वक्त भी ना काफी इशू बनता है। खासतौर पर सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना तो कई दफा उसको रास्ता ना बड़े हिसाब से देना होता है। तो यहाँ पे आपने अपनी गाड़ी की ना थोड़ी सी एहतियात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इस पे कई जगह पोर्ट होल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे ना गाड़ी आपकी ठीक ठाक लग सकती है। बाकी हम जैसे ततापानी सेक्शन से आगे जाते तो फिर ये रास्ता चलास से आगे 0 पॉइंट तक जो है ना बड़ा अच्छा एसफाल्ट रोड बना हुआ है। लेकिन इस दफा हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, 0 पॉइंट से 4 किलोमीटर पहले ये अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई थी। पता लगा चलास में कोई इशू हो गया, इस वजह से ना रास्ता बंद किया हुआ है। तो देखते हैं क्या है ये कि यहाँ पे हम 6 में गाड़ी लगाई हुई है और एसकॉम भी चल रहा है, गुजारे लायक तो टाइम पास ना हो जाएगा। परेशानी ये को कह रहे कि रास्ता मुश्किल है खुले, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। वहाँ से तो ट्रैफिक आने लग पड़े, अब यहाँ से देखते कब जाने देते हैं। तकरीबन 1 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और अब उस साइड से पहले गाड़ी आती रही है। अब इशू यहाँ पे क्या है, कुछ मेरे जैसे अनपढ़ है और कुछ पढ़े लिखे जाहिल है, तो ये 3-3 लाइनें लगा के अब ये मेन लाइन है, ये गाड़ियां खड़ी हुई है, ये गाड़ियों वाले देख ले। इस वजह से रास्ता जो और ब्लॉक हो जाता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट बाद ये रास्ता अल्लाह करके खुला और अभी भी हमें डर था कि कहीं कोहिस्तान वाला रास्ते से जाने ना पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी का अपन अंदाजा लगा ले कि मेरे आईफोन पे भी इस तरह टेम्परेचर की वार्निंग आ गई है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है आगे जा रहे हैं, उम्मीद बढ़ गई हमें था कि कहीं वो के रास्ते से वापस ना जाना पड़ जाए। लेकिन अब ये कि नारायण तक जाते तो आगे जाके थोड़ा मौसम जो वैसे ही ठंडा हो जाएगा। और कहते हैं कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। यहाँ हम 1.5 घंटा फंस तो गए, लेकिन हमें उसका फायदा होगा कि हमारी जिम्मी पूरी तरह ठंडी हो गई थी, गियर भी ठंडा हो गया और उसका हमें फायदा ये हुआ कि हमने जो बाबूसर टॉप था ना ये नॉर्मल स्पीड से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड पे कवर कर लिया और बड़े टाइम से हम लोग बाबूसर टॉप पहुंच गए थे। मुझे बाबूसर टॉप ऐसे ही पसंद है, मुनासिब सा रश और मौसम हर दफा की तरह ठंडा। अब बस यहाँ पे अपनी चाय बनाएंगे, पकौड़े खाएंगे और फिर आगे अपना सफर शुरू करेंगे। बाबूसर टॉप से नारायण का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है और उसको आपको कंप्लीट करने में 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। बाबूसर टॉप से जब आप नीचे उतरते हैं तो कुछ चीजें इनका आपने ध्यान रखना होता है। एक तो आपने कोशिश करनी होती है कि फर्स्ट सेकंड गियर में नीचे उतरे, क्योंकि ये भी ठीक ठाक डिसेंड है। यहाँ पे अक्सर जो हादसा अब हो रहे हैं ना वो सिर्फ ब्रेक फेल की वजह से हो रहे हैं, तो कोशिश करेगा पहले दूसरे गियर में उतारे और ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करे। रोड कंडीशन की बात करें तो बाबूसर टॉप से उतरते नीचे गिटीदास तक रोड जो है ना वो बेहतर है, लेकिन गिटीदास से आगे लुलूसर तक जो रोड है ना उस पे पोर्ट होल्स वगैरह है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। अब एक नया इशू भी बन गया, लुलूसर के बाद झलकड़ आता है और झलकड़ के बाद ये बहुत ज्यादा तेज पानी गुजर रहा है और अक्सर जब यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है ना वो इस वाटर क्रॉसिंग की वजह से हो रहा है। एक वाटर क्रॉसिंग हो जाती है, दूसरा डबल लाइन, इस वजह से यहाँ पे आके ना आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा, स्पेशली जब बहुत ज्यादा रश होता है और अगर आप इन दिनों में आ रहे हैं तो। बाकी वाटर क्रॉसिंग जो इतनी खतरनाक नहीं है, आप यहाँ से गाड़ी एहतियात से गुजार सकते हैं क्योंकि नीचे जो है ना वो रोड ही है, तो इतना मसला नहीं बनता। लेकिन ये जो बाइक्स पे आ रहे हैं ना उनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी इस वाटर क्रॉसिंग पे। बाकी झलकड़ के बाद बड़वई आता है और बड़वई के बाद बाटाकुंडी। बाटाकुंडी तक तो सीन हमें को इतना खास नहीं
लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग नारायण पहुंचे तो यहाँ पे तो ठीक ठाक लाइनें लगी हुई थी और हम लोग घबरा गए कि लो भाई अब क्या करेंगे। हम लोगों ने तकरीबन 9 बजे के करीब बाटागुंडी क्रॉस किया था और जैसे ही सोच के पास पहुंचे तो ये गाड़ी पे गाड़ी यहाँ पे चढ़ी थी और नारायण तक लंबी लाइनें लगी हुई थी। और रीजन यहाँ भी वही थी कि डबल लाइन लोग लगा लेते हैं और उस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये क्या इन लोगों को क्या कह सकते हैं। खैर यहाँ पे हम बड़ा बुरा फंस गए थे और हमें यहाँ से नारायण पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। रात में इतना थक गया तो मैंने सोचा मैं आपसे जो भी होगा ना सुबह शेयर करूंगा। ये जिस रूम में हम आकर रुके हमें तकरीबन 10,000 रुपए का मिला है और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि गर्म पानी सारी रात आता है। 5-4 बंदों का कह सकते हैं आप, एक सिंगल बेड है, एक डबल बेड है और एक मैट्रेस है। यहाँ पे नारायण में रश बहुत ज्यादा है जिस वजह से होटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और होटल जो है वो कम है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ना यहाँ पे प्राइसेस काफी ज्यादा हुई है। तो ये थोड़ी सी बात माइंड में रखेगा। और दूसरा रश आपको मैंने रात दिखा दी है। ये जो ट्रैफिक फंसने वाला मामूल है ना ये यहाँ पे डेली है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो ये तकरीबन जो है ना ये 14 अगस्त तक ना इसी तरह चलेगा। बाकी है कि अपना सफर आगे का शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको किसी से मिलवाना है। इनका मैं आपको बता रहा था, ये डॉक्टर नदीम साहब है। मैं भी ट्रैवलिंग का शौक है। डॉक्टर साहब भी ट्रैवलिंग तकरीबन हमारी इतनी करते हैं। तो मजे की बात है कि इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद नदीम सरवर। और अगर आप देखते हैं खोलते हैं तो काइंडली वीडियो पूरी देखेगा, सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, वीडियो लाजमी पूरी देखेगा। बहुत शुक्रिया आपके, मैं व्लॉग देखता रहता हूँ डॉक्टर साहब फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी देखता हूँ, बहुत मजेदार। और मैं डॉक्टर साहब के अक्सर देता हूँ। इनका जो चैनल है वो मेडिकल से रिलेटेड है, मगर डॉक्टर साहब को ट्रैवलिंग पसंद है तो ये व्लॉग्स भी डालते हैं। लेकिन जो इनकी मेडिकल एडवाइस है वो भी फॉलो करने वाली है। आप अगर मुझे देख रहे पिछले टाइम से तो आप देखा होगा कि काफी फर्क आया मेरे तो वो सब डॉक्टर साहब का ही है। इनका मैं फैन भी और इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बाकी हम अपना सफर शुरू करते हैं आगे फैसलाबाद के लिए। एक टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इनके अगर आप नारायण आ रहे हैं तो जिस होटल में डॉक्टर साहब रुके थे ना ये नारायण मेन बाजार से तकरीबन 5-6 किलोमीटर ना बाहर है। मतलब नारायण एंटर होने से पहले जो होटल्स आते हैं ना ये उनमें है। तो इस तरह था कि डॉक्टर साहब ने भी उतने पैसों में रूम लिया था जितने पैसों में हमने नारायण मेन बाजार में लिया था। लेकिन जो ये रूम था ये हमारे वाले से काफी बेहतर था। ये होटल की वाइब भी तकरीबन 5 स्टार वाली थी। तो ये होटल्स भी अपने माइंड में रखेगा क्योंकि मोस्टली लोग नारायण बाजार की तरफ चले जाते हैं लेकिन इन होटल्स पे नहीं आते। तो यहाँ पे जो कमरे आते हैं रेट वही होता है लेकिन यहाँ पे कमरे जो है ना उनसे कुछ बेहतर होते हैं। बाकी इशू ये कि अगर यहाँ से नारायण बाजार जाना पड़ जाए ना अपनी गाड़ी पे तो फिर आप रश में फंस सकते हैं। तो ये थोड़ी सी माइंड में रखेगा बात। रोड कंडीशन की बात करें तो नारायण से निकल के रास्ता ग्लेशियर जहाँ पड़े होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा खराब आता है। यहाँ 1-2 ये वाटर क्रॉसिंग आती है लेकिन जैसे सुखी किनारी डैम शुरू हो जाता है ना तो फिर रास्ता बहुत बेहतर हो जाता है। लेकिन सुखी किनारी डैम खत्म होते ना इस रास्ते में पोर्ट होल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं और ये कागान तक इसी तरह है। तो यहाँ पे फिर आपने थोड़ी सी एहतियात करनी खास तौर पे पोर्ट होल्स में। बाकी कागान के बाद मांडरी आता है। मांडरी में ये ब्रिज आता है। ये ब्रिज क्रॉस करते हुए जो रास्ता ना बड़ा बेहतरीन हो जाता है और यहाँ से आगे फिर हम बालाकोट की तरफ जाते हैं। लेकिन इस दफा ये था कि बालाकोट से पहले किवाई पारस आता है और किवाई पारस के पास भी ठीक ठाक रास्ता और हमें यहाँ भी काफी देर ना खड़ा होना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा था तो इतना फील नहीं हो रहा था। और जैसे ही हम बालाकोट के पास पहुंचे तो ठीक ठाक बारिश हो गई। तो इतनी तेज बारिश बड़े अरसे बाद मैंने देखी है खास तौर में ट्रैवलिंग में। तो बालाकोट में अक्सर बारिश जो है ना वो इसी तरह होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी के जो वाइपर्स है ना वो बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी बालाकोट क्रॉस करते करते बारिश काफी हद तक जो थी ना वो स्लो हो गई थी। बालाकोट से जब निकल जाते ना तो हमेशा यहाँ आकर ना खाना खाते हैं। आगे पीछे मैंने कभी दिखाया नहीं तो सोचा आज डाल दो क्योंकि आज मौसम अच्छा है यहाँ का। तो बस खाना खा के तो फिर आगे अपना सफर शुरू करते हैं इस्लामाबाद के लिए। बालाकोट से आगे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि सीधा सीधा मानसरा जाए, मानसरा से कलंदराबाद इंटरचेंज से तो हजारा एक्सप्रेसवे पे चल जाए। लेकिन हम लोग हर दफा वो स्किप करके जाते हैं न्यू बालाकोट वाले रास्ते से। ये रास्ता जो ये शॉर्टकट पड़ता है लेकिन इसका ड्रॉबैक ये कि ये सारे रास्ता ना टूटा हुआ है। लेकिन ये था इस दफा हमारे पास जिम्मी थी तो हमें इतना इशू नहीं बना। लेकिन अगर आप कार पे जाते हैं तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। रास्ता कहीं की जगह से आगे आगे काफी नैरो हो जाता है और कुछ पोर्टल्स है जिनमें पानी खड़ा होता है तो उनपे से आपने गाड़ी थोड़ी सी एहतियात से गुजारनी है। बाकी है कि ये इतना ज्यादा लंबा नहीं है और ये आपको सीधा जाके फिर हजारा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ से आगे तो फिर फैसलाबाद तक की मोटरवे है। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कितना अच्छा रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम फैसलाबाद पहुंच गए और टाइम हो रहा है तकरीबन 1:25। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैं इस्लामाबाद थोड़ी देर रुक गया था। वहाँ से मैंने कुछ सामान लेना था तो वो जो टाइम लग गया ना इस वजह से मैं यहाँ घर पहुंचते हुए इतना ज्यादा टाइम आज लग गया है। और अब बात करते हैं टोटल सफर की जो हमने 7 दिन में किया तो वो तकरीबन 2273 किलोमीटर। इस पर जो हमारा पेट्रोल का खर्चा हुआ है वो हुआ तकरीबन 70,000 का और जो खाने पीने का होटल रूम का खर्चा हुआ है वो तकरीबन 50,000 हुआ है। 28,500 जो है वो ये होटल रूम्स का हमारा बनता है 5 दिन जो 5 स्टे किए। उसके अलावा फिर जो छोटे मोटे खाने पीने वो मिला के वो बनता है और कुछ खर्चे हैं वो मुझे भी याद नहीं तो वो इसलिए मैंने ओवरऑल आपको 50,000 बताया है। बाकी ये क्या मैंने आपको पेट्रोल का खर्चा और किलोमीटर बता दिया तो जिम्मी की एवरेज क्या बनती है वो आप लोगों ने मुझे कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में बतानी है। बाकी सफर हमने शुरू कैसे किया था तो वो आपको इस वीडियो में देखना पड़ेगा।